तो हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा था। नाउ पार्ट 3 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो वी स्टार्ट इट नाउ। नाउ एयर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, अभी तक हम क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी देखे थे, वाटर माइक्रोबायोलॉजी देखे थे, और फिर क्या कहते हैं और भी सारे माइक्रोबायोलॉजी देखे थे। तो अब हम क्या देखेंगे, एयर माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे। जैसे कि हमको नाम से पता चलता है कि एयर की प्रेजेंस की बात चल रही है, जो माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंस होंगे, ठीक, तो उनकी हम बात कर रहे हैं, वो है एयर माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे काफी सारे डिसीजेस होते हैं जो कि एयर के थ्रू होते हैं। ओके, तो पहले तो हम एयर माइक्रोबायोलॉजी का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजन होते हैं। पैथोजन मतलब वो एजेंट जो कि डिसीजेस कॉज करते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व हो, सॉरी, एयर में प्रेजेंस हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसीज क्रिएट कर, उनमें उनकी बॉडी में इंजेक्ट होकर डिसीज क्रिएट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये कहते हैं किसी भी तरह, तो बाय नेसल पैसेज और बाय माउथ पैसेज, किसी मतलब इन दो पैसेज के जरिए ये कहते हैं डिसीज कॉजेज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि आई की भी डिसीजेज इनके ही थ्रू होती है। ओके, तो ये कैसे स्प्रेड होता है, तो ये कैसे इनका डिसीज कॉज होता है। तो एक पाथवे है, वो पाथवे क्या है, एरियो माइक्रोबायोलॉजिस्ट पाथवे, AMB पाथवे। ठीक, AMB जो पाथवे है, इस पाथवे के जरिए जो पैथोजेंस है वो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। ओके, द एयर माइक्रोब्स gives arise to serious problem and causes disease. Therefore, air must be purified by mechanical chemical to destroy harmful microbes। कहने का ये मतलब है कि एयर माइक्रोब्स को हम बहुत सीरियस प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि जो एयर है इट इज आवर बेसिक, मतलब इट इज आवर लाइफ। ठीक, विदाउट एयर नो वन सर्वाइव। एयर हुआ, वाटर हुआ, फूड हुआ, तो ये हमारा जो है बेसिक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि केमिकली एज वेल एज मैकेनिकली ट्रीटमेंट के जरिए जो माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंट हैं उनको प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक, इससे क्या होगा कि जो माइक्रोब्स हैं अगर वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो प्यूरिफाइड एयर मिलेगा और किसी भी तरह का डिसीज कॉज नहीं होगा। जैसे कि आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपके मोबाइल में सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन आता है, AIQ का नोटिफिकेशन करके आता है। ठीक, एयर इंडेक्स 20, इसका क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता होगा कि आज का जो AIQ है 204 है, या फिर क्या कहते हैं 300 पहुंच गया है। तो ये सब आपके मोबाइल में आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ऐसे आते होंगे। तो यहाँ पे ये बताता है कि एयर हमारा कितना इस समय पॉल्यूटेड है, कितना एयर में पॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, और वार्निंग भी आती होगी कि प्लीज डोंट गो आउटसाइड, ये सब आता होगा लिख के। बायो, फिर उसके बाद बायो एरोजोल कैन बी डिफाइन एज, तो बायो एरोजोल जो है इसी के जरिए क्या होता है कि जो प्यूरिफिकेशन का काम चलता है। तो बायो एरोजोल होता क्या है, पहले हमें ये जानना होगा। तो जो बायो एरोजोल वो होता है कि जितने भी एयर्स में पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको किलिंग का काम करता है। ठीक, उनको प्योरीफाई करने का काम करता है। नाउ अब कुछ क्या कहते हैं डिसीजेज हैं और उनके पैथोजेंस हैं जो कि एयर मतलब एयर में प्रेजेंट होने की वजह से वो डिसीजेज होते हैं। तो काफी डिसीजेज हैं जो कि हो जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसकी वजह से ये इन्फ्लुएंजा डिसीज होता है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो बेसिकली अब आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, डिफरेंस क्या होता है। तो जो चिकन पॉक्स होता है वो आपका, वो थोड़ा तो क्या होता है कि छोटा छोटा होता है एकदम, जैसे कि समझो ये आपका हैंड है, तो इसमें छोटा छोटा जो डॉट होता है वो उसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होता है कि वो छोटा होके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब वो बड़े बड़े में होता है साइज में, उसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। और एक और नया नया डिसीज देखे होंगे, रिसेंटली की न्यूज में आया है, तो वो है मोंकी पॉक्स। मोंकी पॉक्स क्या होता है कि वो स्मॉल पॉक्स से भी बड़ा होता है, उसको बोलते हैं मोंकी पॉक्स।
ठीक। तो बेसिकली हमको दो देखना है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। तो जो चिकन पॉक्स होता है वो किसके जरिए होता है, वो आपका वेरिसिला वायरस के जरिए होता है, और वेरिकोला वायरस के जरिए क्या होता है, वो स्मॉल पॉक्स होता है। फिर मेल्सिस क्या होता है, मेल्सिस भी एक तरह की बीमारी है, काफी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपके स्किन पे हो जाती हैं, तो ये जो है मेल्सिस में ही आता है। ठीक, ये किसके जरिए होता है, कौन से वायरस के जरिए, तो रूब्यूला जो वायरस होता है उसके जरिए होता है। फिर डेंगू फ्लैवी वायरस के जरिए होता है। डिप्थीरिया कार्नी न्यूमोटेरियम के जरिए, नियोबैक्टीरियम डिप्थेरियम के जरिए होता है। फिर वुफिंग कफ मतलब एक ऐसी खांसी जिसको लोग इंसान मतलब से सूखी खांसी कह सकते हैं, खांसी तो कफ बना हुआ है और साथ ही साथ खांसी आती है, तो बहुत मतलब ऐसा खांसी आती है कि जिससे लगता है गला फट जाएगा। ठीक, तो वो किसके जरिए होता है, वो बॉर्टीला के जरिए होता है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस हमको पता ही है, माइकोबैक्टीरियम के जरिए होता है। एस्परगिलोसिस, ये जो फंगल डिसीज होते हैं। फिर निमोनियन डिसीज होते हैं। तो ये सब जो डिसीजेज हैं, ये इनके कुछ पर्टिकुलर पैथोजन है। ठीक, ये सब जो क्या होता है कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से ये डिसीजेस कॉज होता है। अगर अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हमको अच्छे से पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या होता है कि काफी तरह के माइक्रोब्स का यूज होता है, काफी तरह के एंजाइम्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हिंड सेकंड, ये एंजाइम है। फिर हिंड थर्ड, ये सब क्या है, ये सब एंजाइम है, ये सब यूज होते हैं। फिर ई कोलाई जो होता है, इसमें इंजेक्ट किया जाता है ये एंजाइम। साथ ही साथ और भी एंजाइम है। फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा टी डीएनए एंजाइम। तो ये सब जो एंजाइम है बहुत ज्यादा ही बेसिकली यूज होते हैं। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग को, आपका पेपर नंबर 1 ही है, जब इसको हम पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि इन सब एंजाइम का कहाँ और कैसे यूज होता है, और ये कहते हैं एंजाइम के साथ साथ ये किस स्टेज में आते हैं। ठीक, फिर और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, वो टेक्निक जो कि डीएनए में किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए उस जेनेटिक मतलब उस जीन को इम्प्रूव करने के लिए उस टेक्निक का हम यूज करते हैं। और ये बेसिकली होता कैसे है, तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं ये यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उस डीएनए में जो उसका डीएनए का जो एरिया होता है उसको फ्रेगमेंट मतलब डीएनए के एरिया को हटा के नए जो एजेंट होता है उसको इंजेक्ट करते हैं उसमें। ठीक, जैसे कि आप ये भी देखे होंगे, डीएनए सिंप्लीफिकेशन भी देखे होंगे, उसमें भी होता है। फिर पेनिट्रेशन भी देखे होंगे, उसमें भी होता है। ठीक, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात करें तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है वो काफी सारे फील्ड में होता है, यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डस्ट इंडस्ट्री में देखें तो वहां भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। मेडिसिन में भी किया जाता है, ऑयल पोल्यूशन में भी किया जाता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी किया जाता है। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कोई भी चीज में, जैसे कि अगर कोई न्यू जीन भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, न्यू जीन भी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ। सबसे कॉमन एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम देखें तो बीटी जितने भी क्रॉप्स थे ना, बीटी क्रॉप्स, तो ये सब क्या है, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी का ही है। ठीक, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि ये एग्रोबैक्टीरियम है। ठीक, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या किया जा रहा है कि इस प्लाज्मिड में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये जो प्लाज्मिड का ये साइड है, क्लीवेज, क्लीवेज मतलब इसका जो इतना साइड है उसको हटा के यहाँ पे टी डीएनए इंजेक्ट किया गया है। ठीक, टी डीएनए लाया गया है। उसके बाद क्या होता है कि वो साइड होके उतना जो ये पार्ट है ये साइड होके, ये देखो सेकंड स्टेज देखो, तो जो फॉरेन डीएनए है वो आता है उसी सेम एरिया पे आएगा और वहां पे वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब वो इंसर्ट कर दिया जाएगा प्लाज्मिड में, बेसिकली प्लाज्मिड होता क्या है ये भी जान लो पहले तो टर्मिनोलॉजी। तो जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड एक ऐसा चीज होता है जहां पे आपका डीएनए अटैच करवाया जाता है। मतलब जो डीएनए होता है, एक जैसे प्लाज्मिड है, एक एरिया है, तो यहाँ जो आपका पहले डीएनए मौजूद है और ये डीएनए ठीक नहीं है तो इसको रिमूव करके इसकी जगह पे फॉरेन डीएनए एफडी मतलब फॉरेन डीएनए आके इसमें इंसर्ट किया जाता है। ठीक,
काफी सारे इस तरह से भी है, जैसे कि आने वाले टाइम में बेसिकली अब ऐसा भी हो गया है कि अगर आप चाहिए तो अपने आप जीन को बदल सकते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आप जीन जब बदलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल मैटिंग हुई, मैटिंग होने के बाद जो उनका ओम बना, ठीक, जो फीमेल का ओम बना, तो वो जो फीटस में वो है, अभी वो जो एग है उसमें क्या होगा कि उसमें जाएंगे, उसमें जाके वो चाहे तो क्या कहते हैं उस डीएनए को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वो अगर चाहते हैं कि जो बेबी हो उसका हेयर कलर कुछ और होना चाहिए, या फिर उसका फेशियल कलर कुछ और होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। वो डीएनए को वो बदल सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आज के टाइम में। साथ ही साथ और क्या होती है, और बेसिकली और चीजें, अगर बिफोर बर्थ, ठीक, बिफोर बर्थ ये अगर किया जाए तो 100% सक्सेसफुल होता है। आफ्टर बर्थ में क्या हो जाता है कि 100% फुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हमने प्लाज्मिड में ये क्या कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो डीएनए इसके साथ है ये इनसे अटैच हो जाएगा। तो फिर एक नया जो ये क्रोमोसोम फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा कि अब क्या हुआ कि जो बाहर का डीएनए है, ठीक, जो ये टी डीएनए है जिसने फॉरेन डीएनए कैरी किया हुआ है, अब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और क्या कहते हैं उसको हम एक डिस्क में ले लेंगे। एक प्लांट, हम यहाँ पे एक प्लांट हम फॉर्म कर रहे हैं, तो जो हम डिस्क में ले लेंगे, जब उसकी कल्चरिंग कराएंगे तो कल्चर होने के बाद क्या होगा कि हमें जैसे क्रॉप चाहिए होगा वैसा मिलेगा, ठीक। तो इसी तरह से हमारा बीटी क्रॉप भी जो है वो फॉर्म होता है। और जो ये सेल क्लोन होते हैं ना, तो सेल क्लोन होता क्या है, जो छोटे छोटे मतलब सेल के टुकड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक कि हमें, जैसे कि ये हमारी लीफ है, अब इस लीफ के हम छोटे छोटे जो पार्ट अगर कर दें तो इस छोटे छोटे पार्ट से भी हम एक एक पेड़ उगा सकते हैं। कल्चरिंग में इतना ज्यादा होता है, ठीक, कि इसके एक छोटे पार्ट से भी हम एक न्यू प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ऑयल रिफाइनरी हम पढ़े, तो ऑयल रिफाइनरी वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि तेल के फील्ड में भी, जहां पे तेल होता है मतलब ऑयल की बात चल रही है, तो वहां भी माइक्रोब्स का काफी अहम रोल होता है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम के फील्ड में, तो जो पेट्रोलियम माइक्रोबायोलॉजी है ये एक तरह का ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है, और साथ ही साथ किस तरह से क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल जो कि क्या कहते हैं आपके पेट्रोल वेट्रोल है, या फिर रिफाइनरी ऑयल्स को, तो रिफाइनरी ऑयल्स जो मतलब कि जितने भी कड़े तेल होते हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सबको क्या हुआ, इन सब प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए माइक्रोब्स का भी यूज किया जाता है। उस फील्ड में भी, मतलब ऑयल की फील्ड में भी इनका यूज किया जाता है, तो वो ऑयल रिफाइनरी है, ठीक। दीज माइक्रोब्स ऑल्सो कॉल्ड, वो जो माइक्रोब जो इस फील्ड में यूज होते हैं उन माइक्रोब को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बोनिलिस्ट कहते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बोनिलिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या काम, इनका क्या होता है रोल, तो इनका रोल ये होता है कि ऑयल को रिफाइन करने में इनका यूज किया जाता है, ठीक। उसके साथ साथ ऑयल को रिफाइन तो ये करेंगे ही, और क्या करेंगे कि उस मतलब फील्ड में जो इनका यूज होता है उनकी स्टडी की जाती है। माइक्रो सॉरी हाइड्रोकार्बोनिलिस्ट जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म है इनकी स्टडी की जाती है, और साथ ही साथ इनको यूज भी किया जा रहा है। एंड कैन डिग्रेड हाइड्रोकार्बन, ये करते क्या है, तो इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो बेसिकली इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, देखो हाइड्रोकार्बोनोल है ना, तो जो हाइड्रोकार्बन अगर इसको अलग कर दो तो इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक, जिनका उनका जो ज्वाइन होता है, लिंकेज होता है, उनके लिंक को ये डिग्रेड करते हैं, मतलब तोड़ने काम करते हैं, अलग अलग करने का काम करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसलिए इनका नाम पड़ा है हाइड्रोकार्बोनिलिस्ट। द बैक्टीरिया लाइक ज़ैंथोमोनास कंपनस्टिक प्रोड्यूस अ गम, तो अब जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, ज़ैंथोमोनास। तो ये क्या काम करता है, ये ज़ैंथम जो गम है, ठीक, ज़ैंथम एक तरह का पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर क्या होता है, जैसे कि आपका पॉलीथीन होता है, तो पॉलीथीन क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि अगर ऐसे से है, यहाँ पे और है, फिर यहाँ पे भी लिंक बना होता है इसका, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक इसका बहुत बहुत लंबा चौड़ा बॉन्डिंग होता है, ठीक। तो क्या होता है कि ये उस चीज को प्रोड्यूस करता है, साथ साथ उसको क्या करता है,
प्रोड्यूस करने के बाद जितने भी वाटर प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग करता है और ऑयल प्रोडक्ट को क्या करता है, अलग करता है। ठीक, इसी से जब क्या कहते हैं ऑयल रिफाइन, जब कहते हैं और तेल निकलता है जमीन से, तो आप खुद ही एक बार सोचो कि अगर कोई तेल बाय अर्थ निकाला जा रहा है, ठीक, पेट्रोल वेट्रोल की वहां जाओ, जैसे कि पेट्रोल पंप पे जाओ, तो कैसे इतना तुरंत फाइन इतना मिल कैसे जाता है, तो इसलिए फाइन इतना मिल जाता है कि जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, पानी और तेल को अलग करता है। पहली चीज, क्योंकि अगर आप ज्यादा डीप जाओ तो आपको वाटर मिलेगा, तो ये पानी और तेल को अलग करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो आपका हाइड्रोकार्बन लिस्ट है ये क्या करेगा कि ये कुछ हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिज्म उनको दूर करने का काम करेगा, ठीक, उनको डिग्रेड करने का काम करेगा। ओके, उसके बाद ये और क्या करता है काम, दिस गम एक्ट एज लुब्रिकेंट टू ड्रिल द रॉक्स। इस गम को हम और भी किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इसको और इसलिए यूज कर सकते हैं जैसे कि कोई बड़े बड़े पत्थर उत्थर है, ठीक, पत्थर उत्थर बड़े बड़े हैं, तो उनको हम ड्रिल करने का मतलब उनको तोड़ने का भी काम में यूज किया जाता है। नाउ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है। एनर्जी वर्ड से हमको समझ में आता है कि ऐसी चीजें जहां से हमें किसी ना किसी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एनर्जी यूज की बात चल रहा है, चाहे वो हमारा फॉसिल फ्यूल हो गया या फिर हमारा किसी तरह का फ्यूल हो गया, जिस चीज को जिससे एनर्जी रिलेट हो रही है या फिर जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक, इन द बायोगैस फ्रेगमेंटेशन द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स fragmentation is added to petroleum product to supplement scarcity of fuels। तो यहाँ पे बात क्या चल रही है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे कि हमने बायोगैस फ्रेगमेंटेशन देखा, ये कैसे होता है। बायोगैस फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है कि अगर क्या कहते हैं हमने मीथेन लिया, साथ ही साथ सॉरी मीथेन तो प्रोड्यूस होगा, पाउडर लिया, ठीक, पाउडर लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे, एक पहले तो एक फनल टाइप का बनाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे और डालने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम कवर अप कर देंगे और एक यहाँ पाइप अटैच कर देंगे। ठीक, जब पाइप अटैच कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हम खोले रहेंगे, हल्का सा पार्ट खोले रहेंगे, तो क्या होगा कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो इस पाइप के थ्रू जाता है और जहाँ पे मतलब जहाँ पे किचन विचन होता है, खाना ना बन रहा था, तो इसको क्या कहते हैं, एज अ गैस इसको हम यूज करते हैं। ठीक, तो सेम उसी तरह यहाँ पे बात चल रही है कि ये क्या हुआ, एक हमारा फ्यूल हुआ, एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे माइक्रोब्स के फ्रेगमेंटेशन में यूज किया जाता है, साथ ही साथ एडेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू सप्लीमेंट द स्कैरिटी ऑफ फ्यूल्स। मतलब स्कैरिटी ऑफ फ्यूल इसको और भी जगह कहाँ यूज किया जाता है कि अगर कहीं पे पेट्रोल की कमी हो रही है, जैसे कि आप, हाँ ये तो आप पढ़े ही होंगे ना थोड़ा सा, अगर करंट देखिए तो बायोगैस कहते हैं, अब बेसिकली काफी जगह यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि इथेनॉल भी आपको बिहार वहार में स्टार्ट हो गया है, ठीक, पहला वहीं पे लगा हुआ है बायो प्लांट। तो ये क्या हुआ कि इस अल्कोहल इथेनॉल को भी यूज किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या किया गया है कि 2030 तक बेसिकली कहा गया है कि 50% तो कर ही दिया जाएगा, 50% पेट्रोल 50% इथेनॉल। अभी तो 70-30 का रेशियो था, 70 और 30 का रेशियो था, लेकिन अब 50-50 का रेशियो की बात चल रही है। ओके, तो स्कैरिटी जहाँ पे फ्यूल की कमी होती है वहां पे भी इसको दिए, जिससे कि उनकी फुलफिलमेंट का ये काम कर सके। Microorganisms synthesize hydrocarbon and the oxygenated by hydrocarbon serve as liquid fuel। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजनेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको अलग करते हैं। और उसको अलग करने के बाद अगर किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक जैसे कि हम एक पानी उबाल रहे हैं, ठीक, और पानी उबालने के बाद हमने क्या किया, इस पे एक प्लेट रख दिया, तो जो अगर आप देखिए थोड़ी देर बाद उठा के, इसमें से जो प्लेट है उसमें खूब सारे वेपर्स हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे लिक्विड पार्ट को अलग कर दिया जाता है और उस लिक्विड पार्ट को अलग करने के बाद उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो ये सब किसके जरिए होता है, ये सब माइक्रोब्स के जरिए होता है, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए इसको हम कन्वर्ट करके इसको एज अ फ्यूल, लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। अ माइक्रोबल फ्यूल एफएमसी सॉरी MFC is capable of generating electric directly। जो एक माइक्रोबल फ्यूल होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है
तो उसमें भी माइक्रोब्स का कहीं ना कहीं रोल है, ठीक। वहाँ भी एक माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक किसी भी तरह के कंपाउंड को लेते हैं और माइक्रोब्स का एज अ कैटलिस्ट लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि फ्यूल जनरेट का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया यूज इन एफएमसी, जो बैक्टीरिया यूज होता है वो एमएफसी, ठीक, सॉरी, एमएफसी जो बैक्टीरिया होता है उसको हम एमएफसी के लिए यूज करते हैं। और उससे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सो इलेक्ट्रोजन। एक्सो इलेक्ट्रोजन जो कहते हैं, एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जेन मतलब जनरेट हो रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो एमएफसी जो होता है उसमें किसका हम यूज कर रहे हैं, उसको हम बैक्टीरिया के जरिए उसका यूज कराते हैं। चाहे हम ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं और माइक्रोब्स को एज ए कैटलिस्ट लेके वर्क कर, उस मतलब देखो जैसे कि माइक्रोब्स है, ठीक, ये हमारे बीज का काम कर रहा है, ये हमारा बैक्टीरिया है और ये हमें क्या बनाना है, एमएफसी बनाना है। काफी हौच पौच हो गया यार। ये हमारा बैक्टीरिया है, ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमने लिया है कैटलिस्ट के रूप में किसको, माइक्रोब्स को, और ये हमारा एमएफसी हो गया, सी लिखा, सी हो गया, ठीक। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है कि बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया में कैटलिस्ट किसको बना रहा है, माइक्रोब्स को, और हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा फॉर्मेशन हो रहा है एमएफसी का फॉर्मेशन हो रहा है। दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिव एंड कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकली क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिव मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है तो बहुत एक्टिव वोल्ट होता है इनका, इनएक्टिव कहीं भी नहीं होता। ये मतलब खुद से फटाफट इनका काम होता है, इनको और किसी की जरूरत नहीं होती है। और ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर के सेल में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन को बाहर के सेल में ट्रांसफर करने के लिए इन्हें किसी की नीड नहीं होती है, एक्टिवली खुद से मतलब ये खुद से क्या करते हैं, उस पर ट्रांसफर करते हैं। और भी चीजें हैं जैसे कि इसके बाद हम पढ़ेंगे माइनिंग वाइनिंग के बारे में, और फिर कहते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, और फिर माइक्रोबायोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है ये भी पढ़ेंगे, ठीक।